आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान का कौन सा भाग पढ़ेंगे? भौतिकी पढ़ेंगे। फिजिक्स बोलते हैं उसको। भौतिकी में फर्स्ट लेसन में आपने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण में पढ़ा ना? तो अभी हम लोग दूसरा लेसन में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अब बात आती है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब प्रकाश का अपवर्तन से हम क्या समझते हैं? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। समझ आया? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आपको कहाँ कहाँ देखने? प्रकाश का अपवर्तन घटना पर आपको कैमरा है, प्रकाश के अपवर्तन घटना पर कैमरा चलती है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि कार्य करते हैं। समझ गए? और प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ हमारा मति भ्रम हो जाता है। मति भ्रम मतलब किस प्रकार होता है कि जब आप लोग एक बाल्टी पानी में जब किसी पेंसिल मानिए या तो किसी छड़ी समझिए, उसको आप डुबाते हैं तो छड़ी को आप कैसा देखते हैं? छड़ी आपको सीधा दिखाई देता? पानी के अंदर जहाँ तक उसको रखे हैं वो छड़ी आपको सीधा दिखाई देगा? वो टेढ़ा दिखाई देगा। टेढ़ा दिखाई देगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। समझ गए? प्रकाश के अपवर्तन के चलते मछुआरा लोग को मछली मारने पकड़ने में कठिनाई होती है। अब है बात की प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है? तो अब चूंकि हम जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग जो होता है अलग अलग होता है। आप जानते हैं बच्चों, प्रकाश का वेग हवा में कितना होते हैं? प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश का वेग जो होता है कांच की अपेक्षा अधिक होता है। प्रकाश का वेग कांच की अपेक्षा अधिक न होता है। जैसे मैंने बताया प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जबकि कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश का वेग कांच की अपेक्षा हवा से अधिक होता है। क्योंकि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रकाश के वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। अब समझ गए? प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है? कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के चलते प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ गए? ठीक। तो अब है एक चीज समझना है हमको, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, अपेक्षाकृत वह विरल माध्यम कहलाता है, रेयर मीडियम कहलाता है। समझ गए? विरल माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है वह विरल माध्यम कहलाता है, लेकिन वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है वो अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहलाता है। क्या समझ गए? सघन माध्यम विरल माध्यम समझ आ गया? ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ चित्र में देख रहे हैं ना? तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पानी में डूबे पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ
और छोटा प्रतीत होना, ये प्रकाश का अपवर्तन के चलते होता है। अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रहकर देखने पर उसका अक्षर उठा हुआ प्रतीत होता है और मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होती है ना। और कोई अगर हम सिक्का अगर पानी में डालते हैं कुछ आपका बर्तन में, तो सिक्का हमको कैसे दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता ना। तो ये सब घटनाएं जो है किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आप लोगों को सही समझ में आ रहा है बात? ठीक। एक खाली गिलास में एक पेंसिल रख देते हैं, उसे एक ओर से देखते हुए गिलास को पानी से लगभग आधा भर देते हैं। पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी की सतह पर पेंसिल न केवल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, बल्कि ध्यान से देखने पर पानी के अंदर पेंसिल थोड़ी अधिक मोटी भी दिखाई देती है। इस प्रकार पानी के अंदर गोताखोर लोग कैसा दिखाई देते हैं? मोटा मोटा दिखाई देते हैं। और कांच के बर्तन में पानी में रखे नींबू या फिर चीनी के चाशनी में रखे रसगुल्ले जो है वास्तविक आकार से कैसे दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। समझ आ गया? तो यहाँ पर बच्चों दिखाया गया है, एक चित्र में दिखाया गया है, ठीक ना। ये चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, पीक्यू क्या है? पीक्यू एक पेंसिल है। इसका एक्यू भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। एक्यू भाग पानी में डूबा हुआ है। पीक्यू तो पीक्यू एक पेंसिल है और इसका एक्यू देखिए, ध्यान देंगे तो एक्यू भाग पानी के अंदर ये तिरछे डूबा हुआ है। कैसे डूबा हुआ है? हाँ, तिरछे डूबा, जैसा कि आप इसको में आप चित्र में देख रहे हैं। पेंसिल का अगला भाग क्या है? क्यू। पेंसिल का अगला भाग क्या है? क्यू। तो क्यू से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर भागती है। इस अभिलंब से क्या करती है? दूर भागती है। क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण जो है बी से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार पेंसिल का डूबा हुआ भाग जो है एक्यू न दिखाई देकर किस रूप में दिखाई देता है? वो भाग ए बी के रूप में दिखाई देता है। जो आपका अंतिम भाग क्यू यहाँ है, ये आपका पेंसिल है। लेकिन पेंसिल को जब आप पानी में देखते हैं तो आपको ये भाग दिखाई, थोड़ा तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कारण क्या है? मैंने बताया कि पेंसिल का अगला भाग क्यू से निकले और प्रकाश की किरण क्या होता है? अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा की ओर प्रवेश करती है, तो वो किरण कहां से आती हुई मालूम पड़ती है? बी से। तो बी से वो किरण आती मालूम पड़ती है, तो किरण जो हमको यहां से आती मालूम पड़ती है। ये प्रतिबिंब जो है मुझे मुझे दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई वस्तुएं जब पानी के अंदर डूबी जाती है तो सीधी न दिखाई देकर कुछ छोटा और मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। उसी प्रकार मछुआरे को मछली भेजने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो इस घटना का मुख्य कारण क्या है? मछुआरा को मछली भेजने में कठिनाई क्या होती है? उसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जब पानी के अंदर स्थित मछली को किसी न किसी कोण पर देखा जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के चलते कभी मछली अपने वास्तविक स्थिति से कभी आगे दिखाई देती है, कभी पीछे दिखाई देती है। इसलिए मछुआरा जो है वास्तविक रूप से वो मछली को भेद नहीं पाता है, बल्कि वो मछली के जो प्रतिबिंब होता है, उसका चेहरा होता है, उसी को भेदने का प्रयास करता है। इसलिए मछुआरे को मछली भेदने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसलिए जो अनुभवी जो मछुआरा होता है
वह क्या करता है, हमेशा मछली के पूंछ पर आघात करता है और मछली भेदने में उसको आसानी हो जाती है। समझ गए? तब प्रकाश के अपवर्तन के चलते ये सब घटनाएं होती है। अब आती है बच्चों, इसमें कुछ परिभाषिक शब्द हैं। परिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं। थोड़ा तिरछा बन रहा है। मैंने बताया सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। तो चित्र में ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस अभिलंब से दूर चल जाती है। यानी दोनों स्थितियों में प्रकाश की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ये जल और ये क्या है? हवा माध्यम है। ठीक है, तो ऊपर जो है कौन माध्यम है? हवा। विरल माध्यम यहाँ से जब ये इस माध्यम से हवा माध्यम से जल माध्यम में जब एक प्रवेश करती है तो क्या होता है? ये कुछ अपने दिशा में अलग बदल जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब है प्रकाश का अपवर्तन में इसमें समझना है आप लोग को कि अपवर्तित किरण क्या है, प्रवर्तित किरण क्या है, इस पर थोड़ा विचार करना है आप लोग को। आपतित किरण और आपने प्रवर्तित किरण पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था आप लोग ने? प्रवर्तित किरण पढ़ा था ना दर्पण में, आपतन कोण प्रवर्तन कोण पढ़ा था ना। उसी प्रकार इसमें आपको पढ़ना है आपतित किरण। इसमें आपतित किरण कौन हुआ? इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब है कि आपतित किरण क्या है? आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण की परिभाषा क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यम मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। चित्र में जो है वो क्या है? चित्र में वो आपतित किरण है। चित्र में वो आपतित किरण है, क्योंकि यहां पर ए बी जो है, यहां पर CD दो पारदर्शी माध्यम है, यानी वायु और जल को अलग करने वाली। इसमें दो माध्यम क्या है? वायु और जल।
अब है इसमें कि आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतहों से टकराती है उसको क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसमें आपतन बिंदु क्या है? इसमें आपतन बिंदु O है। अब उसके बाद आता है अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसमें NON डैश क्या है? ये अभिलंब है। समझ गए? अब है अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तित किरण क्या है, इस पर ध्यान देना है। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्या है बच्चों? ध्यान देंगे। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जो किरण जाती है इस किरण के नाम क्या है? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या है? यहाँ पर OB क्या है? अपवर्तित किरण है। अब इसमें पढ़ना है आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण और, तो आपतन कोण क्या है यहाँ पढ़ना है। आपतन कोण आप लोग ने लेंस में दर्पण में पढ़ा था। आपतन कोण कि आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। पढ़ा था ना? तो इसमें हम आपतन कोण यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये क्या है? आपतन कोण है ना। और फिर होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है इस कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। माने अभिलंब और अपवर्तित किरण से बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग ने इसके बारे में सब समझ गए? अब आता है जैसे आप लोग पढ़े थे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़े थे। तो इस पे क्या पढ़ेगा? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः दो नियमों के अनुसार जाती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः कितने नियमों के अनुसार जाती है? दो नियमों के अनुसार जाती है। ये नियम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहलाती है, जो इस प्रकार है। पहला नियम क्या है? पहला नियम प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या है? ध्यान देंगे। आपतित किरण कहाँ है? ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। समझ में आया?
प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हम समझ लेते हैं। देखिए, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध बतलाता है, और आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम का खोज किसने किया था? स्नेल ने किया था। किसने किया था? हाँ, इसकी खोज 1621 में स्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया था, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन को हम दूसरा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। क्या सुने? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित नियतांक होता है। उसे हम प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अर्थात म्यू बराबर साइन आई साइन आर, जहां म्यू क्या है? एक नियतांक है। ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। कौन कौन बताया था? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन की कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित नियतांक होता है। और दूसरा नियम का खोज किसने किया था? स्नेल ने किया था। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ गए? तो आपने प्रकाश के अपवर्तन समझ गए? समझ गए? अब बात आती है लेंस। लेंस क्या नाम सुने हैं? लेंस किसे कहते हैं मालूम है? हैं? अच्छा, लेंस का उपयोग देखते हैं आप लोग? कहाँ देख रहे हैं? चश्मा में। हमारे चश्मा में लेंस है ना? इस लेंस की सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देखते। जब हमारे आँख में जब किसी प्रकार का दोष हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है। और चश्मा में क्या होता है? लेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी की आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आँख में कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर न बनकर जब रेटिना के आगे पीछे जब प्रतिबिंब बनने लगता है तो आँख में एक प्रकार का दोष पैदा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। तो किसी किसी आदमी को निकट दृष्टि होता है दोष, और किसी किसी आदमी को दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो जैसा दोष होता है उसी के अनुसार हम उस लेंस वाला चश्मा का उपयोग करते हैं। समझ गए? किसी को निकट दृष्टि, किसी को दूर दृष्टि, किसी को विद्युक्ता, किसी को जरा दृष्टि होता है। तो बच्चे आप लोग देखते हैं, तो हम सब लेंस को अच्छी तरह से परिचित है। हमारे दैनिक जीवन में लेंस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप समझ गए? और कैमरा जानते हैं ना? हाँ, कैमरा में भी लेंस का इस्तेमाल होता है। दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि हमारे आँख भी क्या है? एक विशेष प्रकार का लेंस है। हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। समझ गए? हाँ, तो लेंस आप समझ गए, देख लिए लेंस। अब हम लेंस की परिभाषा बताने जा रहे हैं। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। बच्चों समझ गए? लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है
जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है और जिसका कम से कम एक भाग वक्रित होता है। साधारणतः लेंस की दोनों सतहें या तो गोलीय होती है या दोनों में एक गोलीय तथा दूसरा समतल होती है। कुछ लेंसों की सतह बेलनाकार भी होती है, ठीक ना। अब होता है कि लेंस के प्रकार कितने हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। लेंस कितने होते हैं? कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए बच्चे ध्यान देंगे, तो लेंस की परिभाषा हम बताने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं? पहला है उत्तल लेंस क्या है? ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला, वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। समझ गए? वैसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो, इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। क्या आपको अब लेंस के अवतल लेंस और उत्तल लेंस बता सकते हैं? बता सकते हैं? हैं? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला हो, वह कौन लेंस है? उत्तल लेंस। और जो लेंस, जिस लेंस का बीच का भाग पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। समझ गए बच्चे? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ गए? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के तीन भेद हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के क्या भेद हैं? इसका जो पहला उभयावतल, समतलोतल, अवतलोतल। समझ गए? तो आप लोग आज लेंस के बारे में समझ गए? आज जो पढ़ाई हुआ समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा समझ गए? ठीक है बच्चों, अब लेंस के हम आगे जो चैप्टर है विधिवत बताएंगे अगले दिन। तब तक आप लोग को हम समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।